नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अब जो स्टार्ट करने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिक वाला जो चैप्टर, तो आज उसी की चर्चा करते हैं। और आज ये पहला लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उपसहसंयोजक यौगिक का। सारे लेक्चर जो है आप सिस्टेमेटिक देखते जाइएगा। सारे जो हैं टॉपिक इस यूनिट के सिस्टेमेटिक कंप्लीट होंगे। और जो भी यूनिट है उसको सिस्टेमेटिक पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, नोट्स बनाते हुए पढ़िए, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। साथियों, कभी भी अपने को उस तरीके से नहीं सोचना है कि ये चैप्टर कम नंबर का है, ये ज़्यादा नंबर का है, इसमें ये टॉपिक छोड़ दे, इसमें ये टॉपिक पढ़ ले, इतना नहीं सोचना चाहिए। एक एक नंबर का जो है एग्ज़ाम में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में सिर्फ एक नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो उसका मुझे आज भी ये है कि सिर्फ एक नंबर, और एक नंबर के कारण जो है मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर शायद मैं कुछ स्टडी और कर लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसे कई जॉब्स होती हैं, कई नौकरियां होती है, और उसमें जो है एक एक नंबर का इम्पोर्टेंस रहता है, आधे आधे नंबर का, पॉइंट्स का भी इम्पोर्टेंस रहता है। तो अपनी लाइफ में आप ये हमेशा सोच लेना है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, हर चीज़ को क्लियर करना है, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए कि हम एक नंबर से रह गए, दो नंबर से रह गए। यदि एक नंबर दो नंबर से जो रहते हैं तब जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यार एक नंबर कहाँ गलती हुई हमसे। हमेशा अपन अपने आप को कोसते रहते हैं, तो ये होता है। तो अभी जो आज जो चैप्टर है उपसहसंयोजक यौगिक वाला, उसमें आज हम बात करेंगे द्विक लवण या संकुल लवण के बारे में। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहो, संकुल लवण कहो, सभी जो है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है पूरा चैप्टर में आपके मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे, संकुल यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और संकुल यौगिक के IUPAC नोमेनक्लेचर की डिस्कस करेंगे। संकुल यौगिकों में अपन हाइब्रिडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिस्टेमेटिक देखिएगा सारे वीडियो, आपका ये जो चैप्टर है पूरा फिनिश अच्छी तरह से होगा। अब बात करें, जो कंपाउंड होते हैं, जो साल्ट होते हैं, जब दो या दो से अधिक सामान्य लवणों को निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में घोलकर पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। साल्ट वैसे क्रिस्टली फॉर्म में ही होते हैं अधिकतर। तो जब दो या अधिक सामान्य लवणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में घोलकर, दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में घोल लिया, और घोलने पर वापस उनका क्रिस्टलन करवा रहे, वापस उसको सेपरेट करना चाह रहे अलग अलग, जल में घोलकर पुनः क्रिस्टलन करवाने पर क्रिस्टल के फलस्वरूप एक नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, नया यौगिक बन जाता है। नए यौगिक को क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। और ये जो योगात्मक यौगिक होते हैं, बनते हैं, ये दो प्रकार के बनते हैं, एक तो द्विक लवण और एक संकुल लवण। समझिएगा, जब दो या अधिक सामान्य लवणों को, साल्ट को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में घोलकर पुनः क्रिस्टलन किया जाता है, तो क्रिस्टलन के फलस्वरूप एक नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। नए यौगिक को योगात्मक यौगिक कहते हैं। नए यौगिक को क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। और ये जो यौगिक होते हैं, ये भैया होते हैं दो प्रकार के, एक तो द्विक लवण और एक कौन से होते हैं? संकुल लवण। एक तो द्विक लवण और एक बनते हैं संकुल लवण बनते हैं। ये द्विक लवण है, ये संकुल लवण है। अब वापस द्विक लवण की डेफिनेशन क्या दी गई कि ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर, अब इनको अगर जल में विलय करेंगे, ये क्रिस्टली फॉर्म में, ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर अपने सभी अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं। जो भी घटक होंगे उनमें अलग अलग विभक्त हो गए। जैसे ये पूरा एक ही कंपाउंड है, K2SO4.Cr2SO4 3.24H2O। अब ये जो है, ये द्विक लवण के यहाँ सभी अलग अलग डिवाइड हो गए। देखो K2 2K+ निकल गया, ये 2K+, Cr2, तो ये Cr2 क्या है? 3+, इसके 3+ के फॉर्म में, तो 2 Cr है तो 2Cr 3+। SO4 के ऊपर 2- चार्ज रहता है, कितना? 2-, तो एक SO4 2- तो ये, और एक SO4 3 SO4 2- ये हो जाएंगे, तो 4 SO4 2- हो गए, और ये 24H2O। तो सभी में पूरी तरह से विभक्त हो गया, एक तरह से सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, उसको कहेंगे अपन द्विक लवण। अब संकुल लवण के लिए क्या बात आ रही
कि ऐसे योगात्मक यौगिक, दोनों ही, ये भी योगात्मक ये भी है, लेकिन इसकी खासियत अलग है। ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में सभी घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं, सभी घटकों का परीक्षण नहीं देंगे भैया। जैसे ये लिया CuSO4.4NH3, ठीक है, CuSO4.4NH3, तो ये जो है, ये कंपाउंड जो है ये CuNH3 4 में डिवाइड हो गया और प्लस SO4 2- में डिवाइड हो गया। तो ये पूरी तरह से, ये जो है कंपाउंड है, ये पूरी तरह से विभक्त नहीं हुआ, CuNH3 2+ और SO4 2- में डिवाइड हुआ, समझ रहे हो ना ये। तो अब इसमें, इस वाले कंपाउंड में ये पूरी तरह से विभक्त नहीं हुआ, तो उपयुक्त विलयन में Cu2+ और NH3 का परीक्षण होगा ही नहीं, जबकि इसमें K+ का हो जाएगा, Cr3+ का हो जाएगा, SO4 2- का हो जाएगा, सभी का परीक्षण हो जाएगा। तो उपयुक्त विलयन में Cu2+ और NH3 का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। मतलब सभी अवयवी घटकों का परीक्षण अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या कहेंगे उसको, संकुल लवण। और ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, उनका परीक्षण भी देते हैं, तो उन्हें कहेंगे अपन द्विक लवण कहेंगे। तो ये तो हो गई डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये कॉम्प्लेक्स साल्ट मतलब संकुल लवण मतलब कॉम्प्लेक्स साल्ट, डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में बात। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, द्विक लवण और संकुल लवण में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डबल साल्ट और संकुल लवण क्या है, या फिर इसके जो एग्जाम्पल जो दे रखे हैं ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें आप बताइए कि कौन सा द्विक लवण है और कौन सा संकुल लवण है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए द्विक लवण और संकुल लवण, तो ये जो है ये केवल ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ये केवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, लेकिन विलयन में अवयवी यौगिकों के घटकों में विभक्त हो जाते हैं। ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, जैसे विलयन होगा, विलयन में घोलेंगे इसको तो सभी अलग अलग भागेंगे, ठीक है। पानी में जैसे घोलेंगे K+ अपना काम कर रहा है, Al3+ अपना काम कर रहा है, SO4 2- अपना काम करने चला गया, H2O अपना काम करने चला गया। तो सभी में 2K+, एक SO4 2- यहाँ से निकला और 3 SO4 2- यहाँ से, तो 4 SO4 2- है ना, 2Al3+, 24 H2O, तो ये हो गया। संकुल यौगिक ठोस एवं विलयन, संकुल यौगिक ठोस एवं विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में। जब उनको ठोस रख रखा है तो भी अपना अस्तित्व बनाए रख रखा, और विलयन की कंडीशन में भी देखो अपना अस्तित्व बनाए रख रखा। ये संकुल यौगिक है ना। ये विलयन की अवस्था में भी किस में डिवाइड हुआ, CONH3 6 3+ में और 3Cl- में, तो ये अपना अस्तित्व बनाए रख रखा। संकुल यौगिक ठोस एवं विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। कुछ संकुल यौगिक का आंशिक वियोजन होता है, कुछ यौगिक का तो क्या होता है, आंशिक वियोजन होना संभव है। संकुल CONH3Cl3 का कोई वियोजन ही नहीं होता, इसका तो कोई वियोजन ही नहीं होगा। CONH3 ये तो ठोस और विलयन की अवस्था में अपना अस्तित्व ऐसे कैसे बनाए रखेगा, जबकि जैसे कुछ संकुल यौगिक है जैसे CONH3 6 Cl3, इसका आंशिक वियोजन, तो आंशिक वियोजन हो रहा। अगर पूर्णतः वियोजन की बात करें तो NH3 अलग जाएगा, CO अलग जाएगा, Cl3 अलग जाएगा, तीनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, तो ये हो गया पूर्णतः वियोजन। लेकिन ये आंशिक वियोजन हो रहा है। तो संकुल यौगिकों का क्या है, ठोस एवं विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। कुछ संकुल यौगिकों में, जैसे ये है, कुछ संकुल यौगिकों में आंशिक वियोजन होना संभव है, आंशिक वियोजन हो सकता है, लेकिन पूर्णतः वियोजन नहीं होगा। अगला पॉइंट, द्विक लवण के जलीय विलयन में उसके सभी रचक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। जलीय विलयन में जो भी रचक आयन है उसका परीक्षण किया जाता है। अब सभी अवयवी आयनों का परीक्षण कहाँ भी किया जा सकता है, इसका तो परीक्षण ही किया नहीं जा सकता, इसका कर सकते हैं। तो सभी अवयवी आयनों का परीक्षण संभव नहीं है, किसमें, संकुल लवण में, संकुल लवण की कंडीशन में। अब बात करें द्विक लवण में धातु आयनिक बंध बनाती है। जो भी धातुएं हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाएगी, यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड ही बनता है डबल सॉल्ट में। अब यहाँ पे आगे आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बताएंगे, एक दूसरे से रिलेटेड चीजें चलती रहेगी। तो उपसहसंयोजक बंध भी बनता है। उपसहसंयोजक बंध कैसे, जैसे कि ये Fe है तो ये CN, ये इस टाइप से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, उपसहसंयोजक। जहाँ पे लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा बंध बनेगा, उपसहसंयोजक बंध बनेगा। लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा, उपसहसंयोजक। और ये क्लोरीन और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बंध। तो दोनों तरह के बंध बनते हैं, उपसहसंयोजक बंध भी बन सकते हैं और आयनिक बंध भी बन सकते हैं। तो उपसहसंयोजक बंध बनता है, इसके अतिरिक्त आयनिक बंध भी हो सकते हैं। जैसे इस आयन में तो सिर्फ उपसहसंयोजक बंध ही रहेगा, आयनिक बंध है ही नहीं, है ना। इस कंडीशन में आयनिक बंध बनेगा क्लोरीन के साथ, और अमोनिया और कोबाल्ट के बीच में उपसहसंयोजक बंध बनेगा।
तो उपसंयोजक बंध बनता है, इसके अतिरिक्त आयनिक बंध भी हो सकता है। इसमें कौन सा बंध होता है? ओनली आयनिक बंध होता है। यहां तक क्लियर है। अगला पॉइंट है, द्विक लवणों के रासायनिक गुण अवयवी यौगिकों के समान होते हैं, इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। भौतिक गुणों में जरूर भिन्नता हो सकती है, ठीक है, भौतिक गुणों में जरूर भिन्नता हो सकती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, उसकी अवस्था चेंज हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे बात करें संकुल यौगिकों के गुण भौतिक और रासायनिक दोनों रचक पदार्थों में सर्वथा क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। संकुल यौगिकों के गुण भौतिक व रासायनिक दोनों, है ना, दोनों कंडीशन में हमेशा क्या होते हैं? भिन्न होते हैं संकुल यौगिकों के गुण। अब बात करें इसके जो एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में आया ना। द्विक लवणों के रासायनिक गुण अवयवी, अवयवी यौगिक किसको कहते हैं? जिनसे बनते हैं उनको कहते हैं अवयवी यौगिक। तो अवयवी जिससे मिलकर बनाया गया है उसको कहते हैं अवयवी यौगिक। जैसे यहाँ पर सर्वथा भिन्न मतलब अमोनिया, कोबाल्ट, क्लोरीन, ये सब क्या है? अवयव हो गए, समझना, ये अवयव हो गए। क्लोरीन का नेचर पूरा भौतिक और रासायनिक अलग हो जाएगा, अमोनिया का पूरा अलग हो जाएगा, क्लोरीन कोबाल्ट का अलग हो जाएगा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बना तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण पूरे अलग हो गए। तो ये यही बात करी है कि द्विक लवणों के रासायनिक गुण अवयवी यौगिकों के समान होते हैं, भौतिक गुणों में भिन्नता हो सकती है। संकुल यौगिकों के गुण, है ना, किससे? गुण अवयवी यौगिकों से, है ना, यहां लिख सकते हो चाहो तो अवयवी यौगिकों से, जिससे मिलकर बने हुए हैं ना, अवयवी यौगिकों से। भौतिक और रासायनिक दोनों पदार्थों में से सर्वथा भिन्न होते हैं। जो भी अवयवी यौगिक रहते हैं, अवयव जिससे मिलकर बना होता है, उनसे भिन्न होते हैं। समझ में आ गया? इसका एग्जांपल KCl.MgCl2.6H2O, FeSO4.NH4 twice SO4.6H2O, K2SO4.Cl2SO4 thrice.24H2O। इसके एग्जांपल K3FeCN6CONH3 6Cl3 CONH3 3Cl3। तो अपन जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, अधिकतर के बारे में, ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, संकुल यौगिकों के बारे में ढेर सारे अपन बातें करेंगे आगे जाके, ढेर सारी बातें करेंगे, इनके IUPAC नामकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चाहो यहाँ से यहाँ पे नहीं लिखे तो भी चलेगा। ये रचक पदार्थ मतलब वही अवयवी पदार्थ। रचक मतलब क्या होता है? अवयवी पदार्थ, अवयवी भी कह सकते हैं इसको, अवयवी पदार्थ। तो संकुल यौगिकों के गुण अवयवी पदार्थों से सर्वथा क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कौन से गुण? भौतिक और रासायनिक। तो ये अपना पहला लेक्चर था और ये कॉपी में उतार लीजिए, अपना नोट्स बनाते जाइए और पूरी यूनिट सिस्टमेटिक पढ़िए, आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक एक टॉपिक, पाइन टू पाइन, लाइन टू लाइन, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और पहली बार चैनल पर आए हैं हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले कि नया वीडियो कौन सा आया है। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।